हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू नेट इंग्लिश सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम लोग जो है वो ब्रिटिश लिटरेचर की क्रोनोलॉजी को देखने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग देखते ये है कि ब्रिटिश लिटरेचर की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत क्या है, क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। जनरली क्या होता है ना कि जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो पढ़ना स्टार्ट करता है ब्रिटिश लिटरेचर, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम उसके सामने आती है वो यही आती है कि उसको इसी बात को समझने में दिक्कत होती है कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, कब कौन सी एज है, किस एज में कौन कौन से राइटर्स है, उस एज का टाइम पीरियड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो में क्रोनोलॉजी को जो है वो सैलो लेवल पे ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कब कौन सी एज आई, उस एज का टाइम ड्यूरेशन क्या है, प्लस जो है उस एज को वो पार्टिकुलर नाम क्यों दिया गया हुआ है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, एक और चीज हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जनरली क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी टीचर ब्रिटिश लिटरेचर की क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं, तो जनरली या तो वो लोग जो है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंग्लो सैक्सन एज से स्टार्ट करते हैं, और नहीं तो वो लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एज ऑफ चौसर से स्टार्ट करते हैं। बट हम लोग जो है इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, ग्रीको रोमन पीरियड से स्टार्ट करें। कारण क्या है कि हम लोग ग्रीको रोमन पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं, बस रीजन एक ही है कि जनरली आप देखेगा कि आगे जाके जो है इस एज के राइटर्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग बाकी एज को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम हमेशा देखेंगे कि अरे ये राइटर आ रहा है, ये राइटर आ रहा है, इस ये राइटर इस एज का है। तो वहां पे जो है स्टूडेंट को और ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि वो लोग ये चीज नहीं समझ पाते कि हाँ चलो, अगर कोई राइटर जैसे वर्जिल है, हॉरिस है, यानी मिएंडर है, तो वो फिर जो है वो किस एज के राइटर है, कब आए। तो इसलिए हम लोग जो है ना एकदम बेसिक रूट से स्टार्ट करते हैं, ग्रीको रोमन पीरियड से। अब देखिए ग्रीको रोमन पीरियड, यहाँ पे ग्रीको ग्रीको क्यों नाम दिया हुआ है कि ग्रीको यानी कि यहाँ पे आपका हो गया ग्रीस, एंड रोमन यानी कि यहाँ पे हो गया रोम। तो इस समय जो भी ग्रीको रोमन पीरियड में क्या था कि जितने भी लिटरेचर आप बोल सकते हैं फ्लरिश कर रहा था, या तो वो लिटरेचर ग्रीस में लिखी जा रही थी, या फिर वो लिटरेचर जो है वो रोम में लिखी जा रही थी। दैट इज द रीजन कि इस एज को हम लोग जो है वो ग्रीको रोमन पीरियड कहते हैं, जो कि रफली अगर देखा जाए तो वो कब से कब तक है, 9th सेंचुरी बीसी से लेके 5th सेंचुरी एडी तक है, या फिर इसको 1200 बीसी से लेके 455 एडी तक रखा गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि जनरली क्या होता है ना कि अगर ब्रिटिश लिटरेचर की बात की जाए तो मार्केट में तो आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, और जब आप अलग अलग सोर्सेस को उठाइएगा तो आपके साथ एक कॉमन दिक्कत ये आती आएगी कि आप देखिएगा कि किसी एज में तो देखिए कोई एज 450 से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी में कोई एज जो है वो 400 से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे होती है कंफ्यूजन कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि वो किसको कंसिडर करे, 400 को करे या फिर 450 को करे। तो देखिए, ये दिक्कत क्यों होती है या फिर ये डिफरेंस क्यों होता है। डिफरेंस होने का बस एक ही रीजन है, चेंज जो है। अगर हम लोग चेंज की बात करें तो क्या पॉसिबल है कि चेंज एक दिन में हो जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। चेंज जो है वो धीरे धीरे होती है, और जब धीरे धीरे चेंज होती है तो क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कि अगर हम लोग अपनी ही बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो एक दिन में ही बड़ा हो गया, उसके बॉडी में फिजिकल चेंजेस जो है वो धीरे धीरे होती है। इन द सेम वे, अगर हम किसी पर्टिकुलर एज की बात करें, अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट एज ये सब चीज एक दिन में चेंज नहीं होता है। तो ये अपना देखने का पर्सपेक्टिव होता है कि आप चेंज कब से देखते हैं, और इसीलिए एक अराउंड टाइम दिया जाता है कि हाँ इसके आसपास का टाइम है, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं दे सकता है। एंड दैट इज द रीजन कि आपको क्रोनोलॉजी में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक रफ आइडिया लीजिए, जैसे कि सपोज दैट कि कोई आपको कहीं पे दिख रहा है 450, कहीं पे दिख रहा है 400, कहीं पे दिख रहा है 430। तो आप एक रफ आइडिया ले लीजिए कि चलो ठीक है ना, 400 से लेके 500 तक या जो है वो पार्टिकुलर एज है। तो इस तरीके से जो है वो क्रोनोलॉजी समझी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रीको रोमन पीरियड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्काइक पीरियड, क्लासिकल पीरियड एंड हेलेनिस्टिक पीरियड। अब
आर्काइक पीरियड को कहीं कहीं या तो आर्काइक पीरियड दिया जाता है या कहीं कहीं आप देखिएगा कि उसका नाम होमरिक भी दिया गया हुआ है। क्लासिकल को क्लासिकल ग्रीक पीरियड कहा जाता है एंड हेलेनिस्टिक को क्लासिकल रोमन पीरियड कहा जाता है। तो ये डिवीजन ये डिवीजन जो है वो अलग अलग बुक्स में आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं ये डिवीजन आपको ग्रीको रोमन पीरियड का देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको जो है वो ये डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आर्काइक पीरियड, चूंकि अगर हम लोग आर्काइक पीरियड की बात करें तो इससे पहले क्या था कि इससे पहले ग्रीस में जो है वो यूनिटी नहीं थी। ठीक है, ट्राइब्स अलग अलग जगह रह रहे थे, एक ट्राइब्स दूसरे ट्राइब से जो है वो झगड़ रहे थे, तो बेसिक इग्नोरेंस थी वहां पे, तो लिटरेचर तो फ्लरिश करेगी ही नहीं, और अगर लिटरेचर थी भी तो वो क्या थी, ओरल लिटरेचर थी। ठीक है, और बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड नहीं था। देन आपको आता है आर्काइक पीरियड। इस पीरियड में आपको जो है वो क्या आता है, आप बोल सकते हैं कि आर्काइक पीरियड में जो है वो ग्रीस धीरे धीरे जो है वो डेवलप करना आपको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो होता है आर्काइक पीरियड यहाँ पे आ गया। और इसी एज में आर्काइक पीरियड में ही कौन लिख रहे थे, होमर लिख रहे थे, इसीलिए इस एज को हम लोग होमरिक या फिर हीरोइक पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद जो है सेकेंड वन हम लोगों का क्लासिकल पीरियड है। इस क्लासिकल पीरियड में आपको एथेंस नाम की एक सिटी थी, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था, और इस ये सेज को हम लोग क्लासिकल या फिर ग्रीक का, आप बोल सकते हैं ना कि क्लासिकल एज जो है ये ग्रीस का पीक था। इस समय ग्रीस में लिटरेचर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, इसलिए इसको हम लोग क्लासिकल ग्रीक पीरियड भी बोलते हैं। थर्ड वन हम लोगों का है वो है हेलेनिस्टिक पीरियड। अब इस हेलेनिस्टिक पीरियड में कौन आ जाता है, रोम आ जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि या तो आप इसको हेलेनिस्टिक पीरियड बोलिए या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल रोमन पीरियड बोलते हैं। और रफली अगर इसको देखा जाए तो अगर इसमें देखें तो ये 9th सेंचुरी से 5th सेंचुरी बीसी तक है, ये 5th to 4th सेंचुरी बीसी तक है, एंड ये 4th सेंचुरी बीसी से लेके 455 एडी तक है आपको। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एज का दिया हुआ है कि ये 1200 से 800 बीसी है, ये 800 से 200 बीसी है, ये 200 बीसी से लेके 455 एडी तक है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें जो है वो समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से समझिए कि ब्रिटेन की जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोगों ने आर्काइक पीरियड से इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज आर्काइक पीरियड एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि रूट है, वहां से जो है उसी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा है, उसी राइटर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा है, इसी के लिए हम लोग जो है वही से स्टार्ट किए हैं। अब यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्यों कहा जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड इसलिए कहा जाता है बिकॉज अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सबसे पहले कौन रह रहे थे, केल्ट्स रह रहे थे। ये यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। ये वहां पे कब से रह रहे थे, एक तरीके से आप समझिए ये वहां पे आयरन एज से ही वहां पे जो है वो रह रहे थे। तो ये हम लोगों का जो है वो सबसे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ब्रिटेन का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स था वो जो है आपको यहाँ पे जो है वो केल्सी थे। केल्ट्स के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो कौन आए, केल्ट्स के बाद यहाँ पे जो है वो रोमन्स आए। वही रोम से यहाँ पे कौन रहने आए, रोमन्स आए। और रोमन्स के बाद यहाँ पे कौन रहने आए, एंग्लो सेक्सन रहने आए। और दैट इज द रीजन कि इस एज को हम लोग जो है वो एंग्लो सेक्सन एज से भी जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इसलिए कहा जाता है इसको बिकॉज ये बेसिक है, केल्ट्स का ओरिजिनल लैंग्वेज है ये ओल्ड इंग्लिश। देन उसके बाद क्या होता है कि जब रोम्स आए, उसके बाद फ्रेंच आया, तो धीरे धीरे जो है वो पुरानी इंग्लिश से जो है फ्रेंच, लैटिन, ये सारी इंग्लिश जो है वो मिक्स होने लगी पुरानी इंग्लिश में। और इस तरीके से हम लोगों का मिडल इंग्लिश बना, और देन आप लोगों का एक तरीके से बोल सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश आई। तो दैट इज द रीजन कि ये सबसे पुराना है, ओरिजिनल है, इसलिए इसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। और ये केल्ट्स का लैंग्वेज एक तरीके से आप बोल सकते हैं। एंग्लो सेक्सन एज, चूंकि रोमन्स के बाद यहाँ पे एंग्लो सेक्सन रहने आए, ये कब से कब तक है, आपको 450 से लेके 1066 है। ये हम लोगों का हो गया ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश के बाद नेक्स्ट वन है हम लोगों का मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड जो है ये हम लोगों का कब से स्टार्ट होता है, 1066 से लेके 1500 तक होती है।
मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंग्लो नॉर्मल पीरियड, एज ऑफ चौसर, डार्क एज। अब देखिए किसी भी एज का नाम कैसे पड़ता है, तो किसी भी एज का जो नाम होता है वो दो तरीके से पड़ता है। अगर उस एज में कोई इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि किंग और क्वीन है, तो उस एज को उस किंग या फिर उस क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगर उस एज में कोई इंपॉर्टेंट राइटर है जो कि बहुत फेमस है, तो उस एज को उस इंपॉर्टेंट राइटर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंग्लो सेक्शन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ट्राइब्स तो ब्रिटेन में बहुत सारे थे, बट एंग्लो सेक्शन सबसे डोमिनेंट ट्राइब था, सत्ता इसी के हाथ में थी। दैट इज द रीजन इस एज को हम लोग एंग्लो सेक्शन एज भी बोलते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड में एंग्लो नॉर्मल पीरियड, एंग्लो नॉर्मल पीरियड क्या है अब सो देखते हैं। देखिए एंग्लो सेक्शन का जो किंग था, एंग्लो सेक्शन का जो आपको किंग था वो क्या था, यहाँ पे देखते हैं, एडवर्ड द कन्फेसर, एडवर्ड द कन्फेसर, ये एंग्लो सेक्शन का जो है वो किंग था। एडवर्ड द कन्फेसर ने किससे आपको जो है वो प्रॉमिस किया, विलियम, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। ये कहाँ के थे, ये थे फ्रांस के थे। तो एडवर्ड द कन्फेसर ने विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी से ये प्रॉमिस किया कि जब मेरे बाद जो है वो आप राजा बनिएगा। ठीक है, अभी हम आपको जो है वो चीजें एकदम ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग बहुत डिटेल्स में सारी एजेस को करेंगे, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द सिचुएशंस एंड ऑल द स्टोरीज। अभी बस एक क्रोनोलॉजी समझते हैं कि हाँ ये एज है, इसके बाद ये एज है, इसके बाद ये एज है, बस अभी हम लोगों को क्रोनोलॉजी पे फोकस करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब एडवर्ड द कन्फेसर ने विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी जो कि फ्रांस के थे, उससे ये प्रॉमिस किया कि देखो तुम मेरी मदद करो और उसके बाद जब मेरे बाद जो है वो तुम राजा बनोगे। बट क्या किया, एडवर्ड द कन्फेसर ने इसको जो है वो चीट कर दिया। उसने किसको राजा बनाया, अपने बाद हेरोल्ड को राजा बनाया, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी को राजा नहीं बनाया। और इसी बात से जो है ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने क्या काम किया कि ये यहाँ पे ब्रिटेन पे जो है वो क्या काम करते हैं, चढ़ाई कर देते हैं, जिसमें हेरोल्ड जो है वो हार जाता है और ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी जो है वो ब्रिटेन पे शासन करने लगता है। दैट इज द रीजन इसको हम लोग एंग्लो नॉर्मन, नॉर्मन मतलब कि नॉर्मेंडी, इसको नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। और ये जो 1066 है, यही किस बैटल में, तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, इसी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में जो है वो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने हेरल्ड को हराया था। और ये एक पीवाईक्यू भी है, ये पूछी भी गई है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो है वो कब हुई थी, ये आपको 1066 में हुआ था। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन के बाद हम लोग एज ऑफ चौसर देखते हैं। एज ऑफ चौसर में चौसर जो है ये बहुत ही डोमिनेंट राइटर थे, या बहुत ही आप बोल सकते हैं फेमस राइटर थे, इसलिए इस एज को हम लोग एज ऑफ चौसर बोलते हैं, जो कि रफली 1340 से लेके 1400 तक लिया जाता है। अदरवाइज चौसर की अगर टाइमिंग देखिए तो वो 1343 टू 1400 है। 1343 में चौसर का जन्म हुआ है, बट इस एज को हम लोग एज ऑफ चौसर बोलते हैं बिकॉज चौसर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर उस एज के। ठीक है, तो ये 1340 से 1400 तक है। चौसर के बाद हम लोगों का आता है डार्क एज। डार्क एज कब से कब तक है, 1400 से लेके 1500 तक को हम लोग जो है वो डार्क एज बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन राइज जो होती है कि इस एज को हम लोग जो है वो डार्क एज क्यों बोलते हैं, क्या इस एज में लिटरेचर नहीं लिखी गई थी, और अगर लिखी गई थी तो फिर ये एज डार्क एज क्यों है। तो देखिए, इस एज को हम लोग डार्क एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एज को हम लोग डार्क एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एज में क्या हुआ था कि आपको इंग्लैंड एंड फ्रांस, इस दोनों के बीच में क्या हुई थी, आप तो देख रहे हैं कि रिश्ता यहाँ से खराब हो चुका है। ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है वो लड़ाई हुई थी, 100 years वॉर, 100 years वॉर, जो कि कब से कब तक चली थी, 1337 से लेके 1453 तक। अब हम आज की सिचुएशन से इसको रिलेट करते हैं। अभी रशिया एंड यूक्रेन का युद्ध बहुत दिन से चल रहा है, आप देख भी रहे हैं।
तो क्या हो रहा है, रसिया एक आप बोल सकते हैं ना कि बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बट इसके बावजूद भी इसकी इकोनॉमी तो इफेक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, एंड यूक्रेन तो पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं बर्बाद है ही है। तो वही सेम सिचुएशन, अब सोचिए कि वहां के लोग तो डरे होंगे ना, जो खासकर जो यूक्रेन के लोग हैं वो डरे हुए हैं, ठीक है, वो लोग वहां से जो है उस कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, ऑल द सिचुएशन। तो कभी भी किसी भी देश में अगर लड़ाई होगी तो कोई भी कितना लिखेगा। तो यही कारण है कि इस समय ऐसा नहीं कि लिटरेचर लिखा नहीं गया, ऑफ कोर्स लिटरेचर्स है, कुछ कुछ लिटरेचर आपको है, बट एक बोलते हैं ना कि एक बहुत ही फ्लरिश कर रहा है, वो चीज नहीं है। तो एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बाद सेकेंड वन है कि बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया, उसका एक कारण तो वर्ल्ड वॉर है। दूसरा कारण आप ये भी बोल सकते हैं ना कि एज ऑफ चौसर में क्या था कि चौसर ने जो है एक हाइप क्रिएट कर दिया था, एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया था। अब इस स्टैंडर्ड को मैच करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, और यही कारण है कि बहुत सारे राइटर्स जो है इस एज में नहीं आए, बिकॉज चौसर का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई था। उसके बाद इंग्लैंड में क्या था कि 100 ईयर वॉर तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ इंग्लैंड में जो है वो क्या था, सिविल वॉर भी था। सिविल वॉर क्या होता है, जब किसी कंट्री के अंदर कोई युद्ध लड़ी जाती है तो दैट इज सिविल वॉर। तो यहाँ पे सिविल वॉर भी था, तो ये सारी चीजें थी, दैट इज द रीजन कि इस एज को हम लोग डार्क एज बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी चीजें जो है आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोगों का रिनासा पीरियड है। अब रिनासा पीरियड जो है वो 1500 से लेके 1660 तक मानी जाती है। रिनासा, रीबर्थ, रिनासा पीरियड में अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि जैसे सपोज दैट कि आपको जो है हम रोम बताए हैं कि रोम कंट्री थी। अब रोम की जो राजधानी थी, रोम का जो कैपिटल था वो क्या था, कॉन्स्टैन कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना, कॉन्स्टैन कॉन्स्टेंटिनोपल। अब क्या था कि रोम की राजधानी ये थी। अब दो लोग थे, एक तो आपको कौन थे, ये रोम की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल है, एक जो है आपका मोहम्मद सेकेंड है, और एक आपको जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन 11 है, जो कि यहाँ का रूलर था, ठीक है, रोम का रूलर था, ये रोम का कैपिटल है। अब मोहम्मद सेकेंड जो है वो क्या काम करता है कि यहाँ पे जो है वो हमला बोलता है, एंड 1453 में ये जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को जो है वो क्या काम करता है, कंक्वर कर लेता है। अब कहीं पे भी अगर किसी कैपिटल, अगर किसी कंट्री की राजधानी आपके अंडर में आ गई, दैट मीन्स कि पूरी कंट्री आपके अंडर में है, कैपिटल आपके अंडर में है, तो आपने पूरी कंट्री पे विजय कर लिया। तो इन द सेम वे अब 1453 में जो है वो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, और इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद सेकेंड ने इसको जो है वो कंकर कर लिया। अब आप सोचिएगा कि इसका रिनासा से क्या रिलेशन है, रिलेशन है भैया, रिलेशन ये है कि अब जो है उस समय तो रोम बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, लिटरेचर इसकी बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं ना कि डेवलप्ड थी, बट जब यहाँ पे जो है मोहम्मद सेकेंड का उसका शासन स्टार्ट हुआ तो वहां के जो स्कॉलर्स थे, जो टेक्स्ट थी वहां की, उस टेक्स्ट को उठा उठा के वो लोग जो है वो किधर आने लगे, वो लोग बढ़ने लगे यूरोप की तरफ। और यूरोप की तरफ जब वो लोग बढ़ने लगे तो जब आप सोचिए कि अगर यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे आ रहे हैं तो नेचुरली है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बढ़ेंगे। तो वही सेम चीज हुआ, इसीलिए इस एज को हम लोग रिनासा पीरियड बोल लेते हैं। रिनासा पीरियड इसीलिए है बिकॉज यहाँ से जो है चीजें यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ब्रिटेन में चीजें जो है वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो रही है, इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसीलिए इस एज को हम लोग रिनासा पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और 1453 में वहां से जो है लोग जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं रोम में जो है वो ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो गया, जो कि ब्रिटेन में यहाँ पे आने लगे और यहाँ पे चीजें जो है वो डेवलप्ड होने लगे। अब
हम आपको बताएं कि इंग्लैंड में भी सिविल वॉर हो रहा था, तो 1485 में जो है वो सिविल वॉर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी के लिए जो है पूरा लास्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 1400 से लेके 1500 तक डार्क एज मानी जाती है, बट बेसिकली देखा जाए तो 1485 के बाद इंग्लैंड में जो है चीजें जो है वो स्टेबल होने लगी थी। तो यहाँ पे 1485 के बाद इंग्लैंड में जो है वो स्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, एंड इसी को हम लोग जो है वो अर्ली रिनासा बोलते हैं। और 1485 में जो सिविल वॉर हुआ था उसमें जो है वो अर्ली ट्यूडर, ये जो ट्यूडर डायनेस्टी है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसीलिए इसे इसको या तो आप अर्ली ट्यूडर बोलिए या फिर अर्ली रिनासा बोलिए। आफ्टर दैट 1558 टू 1603, 1558 में क्वीन एलिजाबेथ, वो वहां की क्वीन बनती है, क्वीन एलिजाबेथ, ये इंग्लैंड की क्वीन बनती है। और बिकॉज शी वॉज अ वेरी 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 पावरफुल क्वीन, इसी के लिए इस एज को हम लोग एलिजाबेथन एज बोलते हैं, जो कि 1553 से लेके 1603 तक है। क्वीन एलिजाबेथ के बाद कौन राजा बनते हैं, जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट जो है इनको लैटिन में क्या कहा जाता है, जैकोबस, जैकोबस। तो जेम्स फर्स्ट को लैटिन में जैकोबस कहा जाता है, इसी के लिए इस एज को हम लोग जैकोबियन एज भी बोलते हैं, जो कि 1603 से लेके 1625 तक है। जेम्स फर्स्ट के बाद कौन राजा बनता है, चार्ल्स फर्स्ट, जिसको लैटिन में क्या कहा जाता है, कैरोल। चार्ल्स फर्स्ट जो है इसको लैटिन में कैरोल कहा जाता है, इसीलिए इस एज को हम लोग कैरोलाइन एज भी बोलते हैं, जो कि 1625 से लेके 1649 तक है। अब देखिए यहाँ पे एक कैच है, फिर हम यहाँ पे 1642 से 1649, ये इसको हम लोग पीरियड ऑफ सिविल वॉर क्यों बोले, पीरियड ऑफ सिविल वॉर इसलिए बोले बिकॉज 1625 में तो चार्ल्स वन रूल करना स्टार्ट कर दिए थे, बट 1642 से 1649 इंग्लैंड में एक अलग टाइप का रिलीजन इमर्ज हो रहा था, प्यूरिटनिज्म। और ये जो प्यूरिटन्स थे, ये लोग किसका अपोज कर रहे थे, चार्ल्स फर्स्ट का अपोज कर रहे थे। और ये धीरे धीरे जो है ये लोग चार्ल्स फर्स्ट का अपोज कर रहे थे, एंड 1642 में से लेके 1649 तक वहां पे सिविल वॉर हुई है, चार्ल्स फर्स्ट एंड प्यूरिटन्स के बीच में जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं लड़ाई हो रही थी, एंड 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया। और इसी के लिए इसको हम थोड़ा सा अलग से भी डाल दिए हैं, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये बताओ कि सिविल वॉर का पीरियड कब है, तो ये आपको 1642 से 1649 तक है यहाँ पे। हाँ, इससे पहले भी एक बार हुआ है 1485 में जो खत्म हुआ था, ठीक है ना, तो एक ये भी सिविल वॉर है आपको। उसके बाद जब चार्ल्स फर्स्ट जो है इसको मार दिया गया, और चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकेंड वो कहाँ भाग गया, फ्रांस भाग गया, तो यहाँ पे प्यूरिटन्स की जीत हुई। और 1649 से लेके 1660 तक जो है इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था, या फिर इंग्लैंड को कौन संभाल रहा था, प्यूरिटन्स संभाल रहे थे, ठीक है ना। इसको इस एज को हम लोग प्यूरिटन इंटररेग्नम भी बोलते हैं। अब देखिए इंटररेग्नम का मतलब क्या होता है, इंटररेग्नम का मतलब ये होता है कि जब जो एक अभी तक क्या था, अभी तक ये था ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा या राजा का रिलेटिव राजा बनेगा, अभी तक तो ये चीजें चलती आ रही थी। इंटररेग्नम जो होता है ये एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें जो नॉर्मल गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड करके, या जैसे होता है ना कि हाँ मेरे बाद यही राजा बनेगा, एक जो सक्सेसिव गवर्नमेंट ये वाली जी पॉलिसी होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटररेग्नम बोलते हैं, जहाँ पे जो है वो जो पेट्रियार्की वाली जो गवर्नमेंट है वो नहीं रहती है। तो यहाँ पे प्यूरिटन्स का शासन आ गया, इसलिए प्यूरिटन इंटररेग्नम है। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ क्यों है, क्योंकि प्यूरिटन्स कॉमन लोगों के हाथ में पावर है, कॉमन लोगों के हाथ में सत्ता है, इसी के लिए इसको हम लोग कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं। और अच्छा, यहाँ पे राजा कोई नहीं है, ठीक है, राजा जो है वो कोई नहीं है, ओलिवर क्रोमवेल, ये सारा चीज का नेतृत्व कौन कर रहा है, ओलिवर क्रोमवेल कर रहा है, ठीक है। और इनको किंग नहीं बोला जाता था, इनको क्या बोला जाता था, लॉर्ड प्रोटेक्टर, इनको जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बोला जाता था।
ठीक है। तो ये हम लोगों का कॉमनवेल्थ पीरियड है 1642 से लेके 1649 से लेके 1660 तक। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नियो क्लासिकल पीरियड या फिर सूडो क्लासिकल, जो कि 1660 से लेके 1798 तक रफली लिया जाता है, बट ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोगों का रिस्टोरेशन आता है एज ऑफ ड्राइडन, ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ पोप, एंड देन एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर एज ऑफ जॉनसन। अब देखिए, अब क्या हुआ कि प्यूरिटन्स तो आ गए, प्यूरिटन्स जो है वो तो रूल करना स्टार्ट कर दिए, बट क्या हुआ कि प्यूरिटन्स वेयर टू स्ट्रिक्ट। उन्होंने हर चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। भाई आपको जो है वो शराब नहीं पीनी है, आपको मौज मस्ती नहीं करनी है, थिएटर्स बंद है, ड्रामाज परफॉर्म नहीं हो रही है, टू मच इंस्ट्रक्शंस। अब कोई भी इंसान थोड़े दिन तक तो चलो, अगर आप उस पर पाबंदी लगाइएगा तो चलेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा दिन तक उसको एकदम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करिएगा तो फिर तो नहीं चलेगा। तो सेम चीज इंग्लैंड में भी, वहां पे भी हुआ। पहले तो प्यूरिटन्स आए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होने लगा तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो नहीं चलने वाला है। आप जो है वो चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा चार्ल्स सेकेंड है उसको बुलाइए, वही ठीक था, कम से कम हम अपने हिसाब से जिंदगी जी तो रहे थे। तो इस तरीके से जो है फिर से जो है वो चार्ल्स सेकेंड कहाँ गया हुआ था, कहाँ भागा हुआ था, फ्रांस। फिर से फ्रांस से जो है वो कहाँ पे आया, इंग्लैंड में, उसका शासन रीस्टोर हुआ। इसी के लिए हम लोग इस एज को रीस्टोरेशन एज बोलते हैं। एंड सिर्फ चार्ल्स सेकेंड, सिर्फ राजा का ही रीस्टोरेशन नहीं हुआ, बाकी जो ड्रामाज, जो आप बोल सकते हैं पार्टीज, वो सारी चीजें जो है वो बंद कर दी गई थी, वो सारी चीजों भी तो रीस्टोर हुई। इसीलिए इस एज को हम लोग रिस्टोरेशन एज बोलते हैं या फिर एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं, बिकॉज ड्राइडन ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दैट पीरियड, जो कि 1660 से लेके 1700 तक ये एज माना जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट एज है हम लोगों का ऑगस्टन एज। रिस्टोरेशन एज में तो चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज का था। जो चार्ल्स सेकेंड है वो फ्रांस से आया था, उसके जो भी लोग थे वो लोग भी फ्रांस से आए थे, यहाँ पे सारी चीजें बैन थी। तो क्या हुआ कि जब रिस्टोरेशन हुई तो ड्रामा जो है, लिटरेचर जो लिखी जाने लगी ना, वो थोड़ी सी किस टाइप की लिटरेचर होने लगी, वल्गर टाइप की लिटरेचर होने लगी। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स थे वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई ये लिटरेचर तो है जो लिखी जा रही है, जो जो चीजें ट्रेंड में चल रही है, इन सारी चीजों से तो हम लोगों की सोसाइटी खराब होगी। तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग अपने लिटरेचर को क्या काम करेंगे, रिवाइव करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने लिटरेचर को रिवाइव करेंगे। अब रिवाइव करेंगे तो कैसे करेंगे, किस टाइप की लिटरेचर लिखी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं हम लोग, क्लासिकल्स, याद है ग्रीको रोमन पीरियड हम लोग पढ़े हैं, तो उन्होंने, इन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग क्लासिकल्स राइटर्स को कॉपी करते हैं, और इसी के लिए यहाँ पे देखिए नाम है नियो क्लासिकल। वो ग्रीको रोमन पीरियड वाला क्लासिकल नहीं, बल्कि ये नया टाइप का क्लासिकल जो कि उनको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, या फिर सुडो क्लासिकल बोला जाता है। अगस्टन एज इसलिए बिकॉज अगस्टस सीजर, ठीक है, अगस्टस सीजर। तो अगस्टस सीजर यहाँ पे, जब वो लोग क्लासिकल्स को जो है वो फॉलो कर रहे थे, तो उस समय रोम का राजा आप बोल सकते हैं वो कौन था, अगस्टस सीजर था। दैट्स वाई इस एज को हम लोग अगस्टन एज भी बोलते हैं, और इस एज का इंपॉर्टेंट राइटर पोप है, इसलिए एज ऑफ पोप जो कि 1700 से 1745 तक है। उसके बाद 1745 से लेके 1798 तक ये हम लोगों का आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी बोली जाती है। एज ऑफ जॉनसन इसलिए बोलते हैं बिकॉज सैमुअल जॉनसन इस एज के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे, इसी के लिए हम लोग जो है इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसलिए भी बोली जाती है क्योंकि अभी तक क्या था कि लोग जो है वो सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे, पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल चीजों को लोग जो है वो बता ही नहीं रहे थे। अगर बता भी रहे थे तो उतने ग्रैंड लेवल पे ये चीजें सेलिब्रेट नहीं हो रही थी।
एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है, यहाँ से चीजें जो है वो चेंज होने लगी। यहाँ से जो है वो क्या होने लगी, कॉमन, जो कॉमन पीपुल है उसकी बात होने लगी, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की बात होने लगी, प्राइवेट अफेयर्स की बात होने लगी, ठीक है ना, इंडिविजुअल लाइफ की बात होने लगी। दैट इज द रीजन कि इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोलते हैं। ह्यूमन सेंसिबिलिटी मतलब ह्यूमन सेंटिमेंट, इसको इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और भी समझिए कि इसी एज में आपको जो है वो कौन आते हैं, प्री रोमांटिक्स भी आते हैं। इसी एज से आपको प्री रोमांटिसिज्म भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो भी राइटर्स है इस एज में प्री रोमांटिक लोग भी, राइटर्स भी आते हैं। एंड देन हम लोगों का एक प्रॉपर रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि 1798 से लेके 1837 तक है। ये हम लोगों का रोमांटिक पीरियड है, जहाँ पे लोगों ने अपने पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस को बहुत अच्छे से जो है वो दिखाया है, चाहे वो जॉन किट्स हो, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ हो। तो इस तरीके से, या फिर रोमांटिक पीरियड में एक चीज है कि लिटरेचर यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं है, फ्री है। मतलब कि ये कि आप जो है वो लिखिए, फ्री, फ्री टाइप का लिटरेचर यहाँ पे है। तो ये हम लोगों का रोमांटिक पीरियड है। रोमांटिक के बाद हम लोगों का विक्टोरियन पीरियड आता है। यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का टाइम है, तो क्वीन विक्टोरिया का टाइम है, दैट इज द रीजन इसको हम लोग विक्टोरियन पीरियड बोलते हैं, जो कि 1837 से लेके 1901 तक है। एंड देन हम लोगों का जो है वो मॉडर्न पीरियड है, 1901 से लेके 1945 या फिर 1950। एंड देन पोस्ट मॉडर्न है, जो कि 1945 या 50 से लेके आज तक हम लोगों का। और देखिए एक चीज और है यहाँ पे कि अभी तक तो हम लोगों का सारा एज कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग सारे एज एंड उस एज के में क्या क्या चेंजेज हुई, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, इन सारे चीजों को देखेंगे। एंड देन आफ्टर जो है हम लोग चीजों को और ज्यादा जो है वो डिटेल्स में देखेंगे कि एज एंड प्लस उस एज के राइटर्स को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।